डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की हिंदी की किताब आरोह भाग 2 को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमने पहले 2 चैप्टर कवर किए हैं। आज हम इस वीडियो में पाठ 3 कुंवर नारायण जी को पढ़ेंगे और यहाँ पर इनकी जो संकलित कविता है कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर। तो उससे पहले कुंवर नारायण सिंह जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। कुंवर नारायण जी का जन्म सन 1927 में 19 सितंबर सन 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1927 में 19 सितंबर को इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में चक्रव्यूह जो कि 1956 में प्रकाशित हुई, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये इनके काव्य संग्रह रहे। इसके बाद इनके प्रबंध काव्य में आत्मजयी नामक एक रचना है जो मिलती है। कहानी संग्रहों में आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। और इन्होंने जो समीक्षा ग्रंथ अगर इनके देखें तो आज और आज से पहले और मेरे साक्षात्कार। हिंदी साहित्य की सेवा करने के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कुमारन आसान पुरस्कार मिला, व्यास सम्मान मिला, प्रेमचंद पुरस्कार मिला, लोहिया सम्मान आपको प्राप्त हुआ, कबीर सम्मान प्राप्त हुआ और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपने कहा कि न जाने कब से बंद, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। तो गर्द मतलब गर्दिश, धूल मिट्टी, जैसे काफ़ी दिनों से कोई बंद दरवाज़ा हो, बंद कमरा हो और उसका आप दरवाज़ा खोलें तो जो डस्ट जमा होती किताबों में, उसकी बात इन्होंने की। अर्थात आपने किताब खोलने की बात कहने की हिम्मत की, लोगों को बताया कि किताबें पढ़ें, लोगों को समझाया, प्रेरित किया कि किताबें पढ़ें, चिंतन करें, लेख लिखें। और आज के इस मशीनरी युग में, इस टेक्नोलॉजी वाले युग में कहीं कविता का भविष्य क्या है, कविता का क्या भविष्य हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कविता आज के बाद या अभी तक जो कविताएं लिखी जा चुकी हैं उसके बाद शायद अब कोई व्यक्ति कविता न लिखे न पढ़े। तो इस मशीनरी युग में उन्होंने इस समाज को एक संदेश देने का प्रयास किया है। यहाँ पर कुंवर नारायण जी की 2 कविताएं ली गई हैं। पहली कविता कविता के बहाने जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। इनका एक कविता जो इन दिनों एक कविता संग्रह है, उससे एक कविता के बहाने जो इस पाठ में अवतरित है, जो इस पाठ में हम पढ़ने जा रहे हैं कविता के बहाने कविता को, वो इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है और एक प्रकृति है दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता है। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मकता ऊर्जा होगी वहीं सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाएंगे। वे चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। दूसरी कविता है बात सीधी पर। ये कविता जो है, जो बात सीधी थी पर, ये कोई दूसरा नहीं इस काव्य संग्रह में संकलित है, यहाँ से ली गई है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। जब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। तो आइए पढ़ते हैं
कविता के बहाने। तो इस कविता में जो कविता के बहाने शीर्षक से कविता उद्धृत है उसको पढ़ते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़ियों के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। इसके बाद अगला छंद है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, 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 कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है जो बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं कि हमें जो प्रसंग लिखना पड़ेगा, जो हमें संदर्भ लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से उद्धृत है। इसके रचयिता कुंवर नारायण हैं। ये तो हो गया संदर्भ, और इसमें हाफ मार्क्स मिलेंगे कविता का नाम बताने के लिए और कविता किसने लिखी है उसके रचनाकार नाम बताने के लिए। तो 1 मार्क्स तो यही हो जाता है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। कवि कविता की यात्रा के बारे में बताता है, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की कविता है। कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। अब कवि कहता है कि कविता कल्पना की उड़ान है। कविता एक उड़ान है, कविता एक उड़ान है। किसकी उड़ान है? कल्पनाओं की। हम जब कोई कवि कविता लिखता है तो कल्पनाओं की दुनिया में जाता है। कल्पना के पंख लगा करके कवि इस आकाश में उड़ता है, काव्य आकाश में, काव्य के आकाश में कवि उड़ता है कल्पनाओं के पंख लेकर के। तो कविता एक उड़ान है जो कि कल्पना की है। और वो कहता है कि जैसे चिड़िया उड़ती है अपने पंख पसार करके, लेकिन चिड़िया की उड़ान एक सीमित उड़ान है। वह इस घर से उस घर, बाहर से भीतर तक उड़ सकती है। लेकिन कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की उड़ान अर्थात कविता कहाँ तक उड़ सकती है, अर्थात कविता कहाँ तक प्रसारित हो सकती है, कविता किस देश काल तक सीमित रह सकती है, एक देश की सीमाओं से परे है कविता। तो कविता की कोई सीमा नहीं। कविता अगर मैं बात करूं तो रामचरितमानस तुलसीदास जी की जो लिखी हुई एक रचना है, ये न केवल भारत में अपितु विश्व की लगभग हर एक भाषा में इसका जो है ट्रांसलेशन हुआ, अनुवाद हुआ। तो इससे हम कह सकते हैं कि कविता देश काल वातावरण सारी सीमाओं को तोड़ करके कविता जो है लोगों के बीच पहुंचती है। तो कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान है, उसकी एक सीमा है, वो किसी निश्चित दायरे तक उड़ सकती है, उसकी एक सीमा है, असीमित नहीं है। चिड़िया कितना उड़ सकती है, उसके भाई पंख थक जाएंगे, नहीं उड़ पाएगी। 200, 300, 400, 500 किलोमीटर उड़ लेगी, एक देश तक उड़ लेगी, लेकिन अपने उसी देश के अंदर उड़ सकती है। लेकिन कविता की जो कविता का जो स्कोप है, कविता का जो क्षेत्र है, वो बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है। कविता को आप सीमित दायरे में नहीं रख सकते हैं। जैसे तुलसीदास जी की कृति रामचरितमानस का विश्व की अनेक भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ, अनुवाद हुआ, तो ठीक उसी प्रकार से कोई कविता सीमित दायरे तक सीमित नहीं रह सकती है। उसका जो दायरा है बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक क्षेत्र में कोई कविता जा सकती है। तो भला चिड़िया क्या जाने, चिड़िया इस बात को भला कैसे जाने कि कविता असीमित हो सकती है, उसका दायरा असीमित हो सकता है, और कविता की जो कल्पना है, जो कविता है, वो कल्पनाओं के पंख लेकर के कितनी दूर तक
उसका लोक में, संसार में प्रचार और प्रसार हो सकता है। चिड़िया घर के भीतर, घर के बाहर, इस घर से उस घर उड़ती है, और परंतु कविता की जो उड़ान होती है वो इस घर उस घर, बाहर भीतर, इस घर उस घर का आशय ये है, देश से इस देश से उस देश तक, बाहर से भीतर, कहीं भी उड़ान भर सकती है। अर्थात कविता का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं है। और कविता में क्या होती हैं? फीलिंग्स होती हैं। कवि की भावनाएं होती हैं। तो कवि की जो भावनाएं हैं वो केवल इस एक दो घरों में सीमित नहीं रहती, एक दो देश तक सीमित नहीं हो सकती। उसका क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है। उसके भावों की कोई सीमा नहीं होती। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं होती। कविता घर घर की कहानी तो कहती है, लेकिन घर घर तक सीमित नहीं रहती। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, कविता माने मतलब अर्थ, माने मतलब अर्थ, मायने। कविता के पंख लगा उड़ने के मायने, माने मतलब मायने या अर्थ। कविता के पंख लगा उड़ने के मायने, अर्थात कविता घर घर की कहानी है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। कल्पनाओं के पंख, कल्पनाओं के पर लगा करके वह यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। चिड़िया क्या जाने, और इस बात को चिड़िया नहीं जानती। अब इतने में क्या विशेष चीज़ें आई हैं, क्या फैक्ट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, वो मैं बता देता हूँ। कविता की अपार संभावनाओं को बताया गया है कि कविता में अपार संभावनाएं हैं। इसका विस्तृत स्कोप है, इसका स्कोप बहुत व्यापक है। ये सरल एवं सहज खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है। चिड़िया क्या जाने, ऐसा कह करके कवि ने यहाँ प्रश्नालंकार का प्रयोग किया है। कविता का मानवीकरण किया गया है। चिड़िया की तरह कविता को उड़ने के लिए बताया गया है। कविता का मानवीकरण किया गया है। लाक्षणिकता है, अर्थात लक्षणों के आधार पर, बिंब प्रतिबिंबों के आधार पर कविता के बहाने इस कविता को प्रस्तुत किया गया है। कविता की उड़ान भला, इसमें कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, तो कविता और की में का वर्ण आया हुआ है, इस कारण से इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब इस एक काव्यांश से क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो कविता एक उड़ान है, चिड़िया के बहाने पंक्ति का भाव बताइए। तो इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया को उड़ते देखकर कवि की कल्पना भी ऊंची ऊंची उड़ान भरती है। वह रचना करते समय कल्पना की उड़ान भरता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। कविता कहाँ कहाँ उड़ सकती है? कविता पंख लगा करके मानव के आंतरिक व बाह्य रूप में उड़ान भरती है। बाहर भीतर, उसके अंतःकरण से लेकर के बाहर तक उड़ान भर सकती है। वह एक घर से दूसरे घर तक उड़ सकती है, अर्थात एक देश से दूसरे देश तक की सीमाओं को भी लांघ सकती है, अर्थात उसमें अपार संभावनाएं। कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है? तो चिड़िया की उड़ान एक सीमा तक होती है, परंतु कविता की उड़ान, उसकी व्यापकता बहुत व्यापक होती है। चिड़िया की उड़ान को, कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं जान पाती है, नहीं समझ पाती है। कविता के पंख लगाकर कौन उड़ता है? जो अंतिम में लिखा है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। तो कविता के पंख लगा कर कवि उड़ता है। वह अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को इसके सहारे, कविता के सहारे मानव मन व समाज की भावनाओं को अभिव्यक्ति देता है। अर्थात समाज की जो चित्रवृत्तियाँ हैं, जो समाज में उस समय उस दरमियान जो चल रहा होता है, कवि उसको अपनी कलम के माध्यम से कविता में उतारता है, अपनी भावनाओं को। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कविता के पंख लगाकर कवि का मन उड़ता है। उसकी भावनाएं मानव मन व समाज की भावनाओं को पढ़ती हैं, उनको महसूस करती हैं, तब कवि उन भावनाओं को कविता के माध्यम से लिख करके अभिव्यक्त कर देता है। तो अब इसके बाद जो अगला काव्यांश है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कवि कहता है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जिस प्रकार से फूल खिलते हैं उस प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से कविता भी खिलती है। कविता भी पुष्पित होती है, पल्लवित होती। कहने का आशय, कविता भी विकसित होती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता
खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जिस प्रकार से फूल खिलते हैं और खुशबू फैलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से कवि कहता है कि कविता की रचना भी फूलों की तरह ही होती है। जैसे फूल खिलते हैं, विकसित होते हैं, उनको देख करके लोग प्रसन्न होते हैं, जनमानस प्रसन्न होता है, उसकी जो 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 उसका सौरभ है भीना भीना, जो उसकी खुशबू है, उससे मन मस्तिष्क तरोताज़ा होता है। ठीक उसी प्रकार से एक कविता मानव का कल्याण करती है, समाज का कल्याण करती है, और इसका भी विकास होता है, ये भी विकसित होती है, ये भी खिलती है। तो एक कविता का रचना, एक कविता जब रची जाती है तो कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। अर्थात जिस प्रकार से फूलों को देख करके कवि का मन प्रफुल्लित होता रहता है, उसके मन में कविता भी फूल की भांति विकसित होती रहती है। फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। अर्थात कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, फूल ये नहीं महसूस कर सकता कि कविता किस तरह से विकसित होती है। कविता फूल तो विकसित हुआ आज और उसका विकास हुआ और इसके बाद धीरे धीरे मुरझा जाएगा, लेकिन कविता जैसे पहले दिन थी वैसे युग युगांतर तक रह सकती है, तरोताज़ा रह सकती है। अर्थात अगर हम यूं उदाहरण के तौर पे ले लें तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, उन्होंने जैसी पहले लिखी थी आज भी वैसी है, और लोग उसको जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार लोगों को आनंद की अनुभूति होती है, लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। तो कविता फूल की भांति तो विकसित होती है, लेकिन फूल की तरह मुरझाती नहीं। बिना मुरझाए महकने के माने कविता क्या है, बिना मुरझाए महकने के का अर्थ है कविता। जैसे फूल तो मुरझा जाता है, कुछ दिन तक महकता है, इसके बाद मुरझा जाता है, लेकिन कविता एक ऐसा फूल है, एक ऐसा पुष्प है जो युग युगांतर तक मुस्कुराती है, युग युगांतर तक खुशबू देती है, युग युगांतर तक महकती रहती है। अर्थात उसकी सुगंध, उसका जो कविता का जो भाव है वो हमेशा युग युगांतर तक फैला रहता है, लोगों के मनों में व्याप्त रहती है। इस बात को फूल नहीं समझ पाता है। वह बाहर भीतर इस घर उस घर, फूल जहाँ लगा होता है बाहर से भीतर तक उसकी खुशबू, उसकी महक, सुगंध फैल सकती है, घर और घर के बाहर महक सकती है। लेकिन कविता देश काल की सारी सीमाओं को, सारी सरहदों को तोड़ करके अपनी छाप छोड़ती है। देश काल, देश की सीमाओं को तोड़ करके भी अपनी छाप छोड़ती है, अपना इम्प्रेशन छोड़ती है। और बाहर भीतर जो कवि लिख रहा है, जो अनुभूत कर रहा है, उसके अंतःकरण को भी सुख देगी और दूसरों को भी सुख देगी। तुलसीदास जी ने लिखा है, जब रामचरितमानस की उन्होंने रचना की, उन्होंने लिखा स्वांतः सुखाय बहुजन हिताय, अपने सुख के लिए, लोक कल्याण के लिए। तो इस तरह कविता अपने को सुखी करती है और दूसरों का कल्याण भी करती है। इसलिए बाहर भीतर दोनों तरह से कविता महकाती है इस संसार को। और फूल घर के भीतर, घर के बाहर, इस घर उस घर ही मुस्कुराते हैं, मुरझाते हैं। फूल क्या जाने कविता की महक और उसके कविता के अर्थ को फूल नहीं समझ सकते, फूल नहीं समझ पाता। कविता अब यहाँ पर विशेष देख लेते हैं कि इतने में इस काव्यांश में क्या क्या चीज़ें हैं, फैक्ट्स क्या हैं। अब इसमें कविता व फूल की देखिए तुलना की गई है। सरल एवं सहज खड़ी बोली भावानुकूल हुई है। मुरझाए और महकने में आप देखेंगे, मुरझाए महकने में के माने में मुरझाए और महकने में छः का अनुप्रास है। फूल क्या जान में अतः फिर से प्रश्न अलंकार है, अतः शांत रस इस छंद में है और ये एक प्रकार से मुक्त छंद है। अब इस काव्यांश में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? तो कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, ऐसा क्यों कहा गया है? तो कविता फूलों के बहाने खिलना है क्योंकि फूलों को देखकर कवि का मन प्रसन्न हो जाता है, उसके मन में कविता फूलों की भांति विकसित हो जाती है। जिस प्रकार से फूल विकसित होते हैं
उस प्रकार से कविता भी विकसित होती है और उसको भी पढ़ करके कवि का मन प्रसन्न हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है। इसके बाद कविता रचने और फूल खिलने में क्या साम्यता है, क्या समानता है? तो जिस प्रकार फूल पराग, मधु व सुगंध के साथ खिलता है, उसी प्रकार कविता भी मन के भावों को लेकर रची जाती है। जिस प्रकार से फूल के अंदर परागकण होते हैं, मधु होता है, उसका रस होता है, वह सुगंध होती है, सौरभ होता है, ठीक उसी प्रकार से कविता भी जब कवि लिखता है तो उसके मन में विभिन्न प्रकार के भाव आते हैं, रस आते हैं, और उन मन के भावों को लेकर कविता रची जाती है। इसके बाद बिना मुरझाए कौन कहाँ महकता है, ये प्रश्न बन सकता है। बिना मुरझाए महकने के माने, तो बिना मुरझाए कविता महक सकती है। जिस प्रकार से फूल महकता है तो फूल तो मुरझा जाता है, लेकिन बिना मुरझाए कविता हर जगह महका करती है, हर जगह अपनी सुगंध फैलाती है, अर्थात लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। यह अनंत काल तक सुगंध फैलाती रहती है, युग युगांतर तक। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, फूल क्या जाने, जो अंतिम पंक्ति है इस काव्यांश में, फूल क्या जाने। तो कविता का खिलना फूल क्या जाने, इससे कवि क्या कहना चाहता है, आशय स्पष्ट करें। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो इस पंक्ति का आशय यह हो सकता है कि फूल के खिलने व मुरझाने की सीमा है, परंतु कविता शाश्वत है, उसका महत्व फूल से अधिक है। अर्थात फूल तो नश्वर है, आज है, कुछ दिन बाद मुरझा जाएगा, ये सत्य है, लेकिन कविता आज है और हजारों लाखों साल आगे भी रहेगी। शब्द शाश्वत होते हैं, अजर अमर होते हैं, तो इसलिए कविता शाश्वत है, सत्य है, अमर है, और उसका महत्व फूल से कहीं अधिक है। इसके बाद अगला पद पढ़ते हैं, अगला छंद पढ़ते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो कवि कहता है कि जिस प्रकार से बच्चे खेलते हैं, तो बच्चों के लिए कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। जिस प्रकार से बच्चे खेलते हैं और उनको किसी खेल खेलने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है और विभिन्न तरीके से बच्चे खेलने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी, काव्य भी एक क्रीड़ा है, कविता एक खेल है। कैसा खेल? शब्दों की क्रीड़ा है। यहाँ कवि शब्दों से खेलता है। अगर सही शब्दों का चयन कर लिया जाए और अच्छी बात लिख दी जाए, उसका सही संयोजन कर दिया जाए, तो वही वो कविता बन जाती है। तो जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरह से खेलने लगते हैं और विभिन्न प्रकार के तरीके निकालते हैं खेलने के, ठीक उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है, शब्दों का खेल है। वह बच्चों की खेल की तरह कहीं भी, कभी भी तथा किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। जैसे बच्चे कभी भी किसी भी समय खेलने लगते हैं, रास्ते चलते भी खेलने लगते हैं, चाहे बाहर हो, भीतर हो, घर में, कहीं भी खेलने लगते हैं। तो कविता भी बच्चों के खेल की तरह कहीं भी, कभी भी तथा किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है, अर्थात उसके लिए एक कोई फिक्स टाइम, कोई समय निर्धारित नहीं है, कोई जगह निर्धारित नहीं है। वो कभी भी कहीं भी कवि के मन में भाव आते हैं और कवि शब्दों से खेलने लग जाता है और कविता बन जाती है। बाहर भीतर यह घर वह घर, हर जगह हर स्थान पर कविता प्रकट हो सकती है। कवि के मन में भाव आ सकते हैं, देश काल की सीमाओं को तोड़ करके भाव आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि कवि आज भारत में है, कल अब्रॉड गया, विदेश गया, वहाँ कविता उसके मन में नहीं आ सकती, वहाँ भी भाव आ सकते हैं। तो स्थान मायने नहीं रखता, समय मायने नहीं रख सकता। कविता अपने भावों को, कवि उन भावों को किसी भी समय, किसी भी स्थान पर उनको व्यक्त कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। सब घर एक कर देने के माने, सब घर अर्थात सभी घर एक जैसे हैं। मायने, अर्थ, माने मतलब मायने या अर्थ। तो जैसे बच्चे खेलते हैं तो खेलते समय अपने पराये में भेद नहीं करते, किसी के घर में भी चले जाते हैं। बच्चों का का ग्रुप बन जाता है, छोटे छोटे बच्चे, कई बच्चे आपस में मिल जाते हैं। तो जब बच्चे आते हैं खेलने तो पड़ोसी के बच्चे आ गए, तो इस तरह से जब उनका ग्रुप बन जाता है, एक झुंड बन जाता है 8-10 बच्चों का,
तो किसी के घर में भी खेलते खेलते दौड़ते, कभी लुका छिपी खेलते हुए ऐसे घरों में भी पहुंच जाते हैं जिन घरों से उनका ज़्यादा अच्छा संबंध नहीं है। तो वो खेलने के समय में अपने पराये में भेद नहीं करते। ठीक उसी तरह कभी भी अपने शब्दों से आंतरिक और बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। वो बच्चों की तरह बेपरवाह है, अर्थात वह भी जब कविता लिखता है तो उसके लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके मन में होती है। वो समाज के हर वर्ग के बारे में, हर वर्ग का, समाज का हर एक वर्ग, सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति है उसके लिए, और जो सबसे ऊंचे पायदान पर है उस व्यक्ति के लिए, जो सबसे पहली पंक्ति में है और जो सबसे समाज की पिछड़ी पंक्ति में है, दोनों के प्रति कोई भेदभाव नहीं करता, सबके साथ समानता का व्यवहार करता है। और उसके लिए ऐसे भाव कविता में आते हैं और उन मनोभावों को रूप प्रदान करता है। कविता पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं लागू होता, अर्थात कविता बंधनों से सर्वथा मुक्त है। तो सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। जिस प्रकार से बच्चा सभी घरों को एक कर देता है, अर्थात उस भेदभाव नहीं जानता है कि किस घर में मुझे जाना चाहिए, किस घर में नहीं जाना चाहिए, तो ठीक उसी प्रकार से अपने पराये का उसे ज्ञान नहीं रहता, अपने पराये का वो ज़्यादा भेद नहीं करता छोटा सा बच्चा। ठीक उसी प्रकार से कविता भी अपने देश, पराये देश, ऊंच नीच, जाति पात, सारी सरहदों को, सारे भेदभावों को भुला करके पूरी दुनिया को एक कर देने की क्षमता रखती है। विशेष चीज़ें क्या हैं इसमें, क्या फैक्ट्स हैं, क्या की पॉइंट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। तो कविता की रचनात्मक व्यापकता को यहाँ पर प्रकट किया गया है। बच्चों व कवियों में समानता दिखाई गई है। बच्चा ही जाने पंक्ति से बालमन की सरलता की अभिव्यक्ति होती है कि बच्चा ही जाने, सब घर एक कर देने के माने। तो यहाँ पर बच्चों के मनों की जो सरलता है उसको दिखाया गया है। ये भी मुक्त छंद है। बच्चों के बहाने में, अब देखें, बच्चों के बहाने में जो है, बच्चों के हाँ, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। तो कविता को खेल बता करके बच्चों के बहाने से यहाँ पर कवि ने बच्चों के माध्यम से कविता को और बच्चों के उनके स्वभाव, उनके व्यवहार की समानता की है और साहित्यिक खड़ी बोली। अब इस काव्यांश से क्या प्रश्न बन सकते हैं वो देख लेते हैं। कविता को क्या संज्ञा दी गई है और क्यों? तो कविता को खेल की संज्ञा दी गई। कविता एक खेल है। देखिए, कविता एक खेल है, खेल की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार खेल का उद्देश्य मनोरंजन व आत्मसंतुष्टि होता है, ठीक उसी प्रकार बच्चे खेल क्यों खेलते हैं? मनोरंजन के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए। ठीक उसी प्रकार कविता भी शब्दों के माध्यम से मनोरंजन करती है तथा रचनाकार को संतुष्टि प्रदान करती है और समाज का, लोक का कल्याण करती है। जैसे खेल से भी बच्चों का शारीरिक विकास होता है, इसी प्रकार से शारीरिक मानसिक विकास होता है, उसी प्रकार से कविता से संसार का, लोक का विकास होता है। तो इसलिए कविता को खेल की संज्ञा दी गई। कविता और बच्चों के खेल में क्या समानता पाई जाती है? तो बच्चे जिस प्रकार से कहीं भी खेल खेल लेते हैं, घर के भीतर बाहर, कहीं भी किसी के घर में, तो ठीक उसी प्रकार से कविता भी कहीं भी प्रकट हो सकती है। दोनों में कोई बंधन नहीं है। कविता में और बच्चों के खेल में कोई बंधन नहीं है। बच्चे कहीं भी कभी भी खेलने लग जाते हैं। इसी तरह कविता भी कहीं भी प्रकट हो सकती है। दोनों कभी कोई बंधन नहीं स्वीकारते, अर्थात दोनों के बीच, दोनों ही बंधन, सर्वथा बंधन से मुक्त हैं। बच्चों का खेल और कविता। बच्चा कौन सा बहाना जानता है? तो बच्चा ही जाने, ये जो बात कही गई है, तो बच्चा क्या बात जानता है, कौन सी बात जानती है बच्चों के बहाने से? तो बच्चा सभी घरों को एक समान करने के बहाने जानता है। कौन सा बहाना जानता है? तो बच्चे क्या करना जानते हैं? सभी घरों को एक कर देने की क्षमता रखते हैं। उसी प्रकार से कविता सबको एक करने की समाहार शक्ति रखती है, सबको एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखती है कविता। तो ये इसके सारे प्रश्न उत्तर हुए। अब इसके बाद बात सीधी थी पर
इस कविता को पढ़ते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। बात सीधी थी पर मतलब सरल सीधी सी बात होती है और कई बार हम उसको उस सरल सीधी बात को भाषा को अत्यधिक प्रभावशाली बनाने के चक्कर में हम बुरा फंस जाते हैं और मुश्किल में आ जाते हैं। अब इसका संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी पर से ली गई है और इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। इस कविता में भाषा की सहजता की बात कही गई है और बताया गया है कि अक्सर चमत्कार के चक्कर में भाषा दुरूह हो जाती है। तो जहाँ आवश्यक ना हो वहाँ पर सीधी सरल बात करनी चाहिए। ज़रूरी है कि अपनी भाषा को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें जानबूझ करके कठिन शब्दों को प्रयोग किया जाए। इससे मुझे एक बात याद आती है, कवि केशव ने तुलसीदास जी की होड़ में, उनके कंपटीशन में उन्होंने एक कविता लिखी रामचंद्रिका, और उन्होंने तुलसीदास जी से आगे निकलने के चक्कर में भाषा में इतने कठिन शब्दों का प्रयोग किया, इतने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया कि उसको कविता को समीक्षकों ने जब पढ़ा तो उसको जो है छंदों का अजायब घर कहा गया। तो जानबूझ करके उसमें पांडित्य उन्होंने डाला। और कवि तुलसीदास जी की जो शैली है वो ये है कि बहुत सरल शब्दों में उन्होंने, कि उस समय जो भारत देश के नागरिक थे, जो उस समय रहने वाले लोग थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने ऐसी भाषा में कविता लिखी, ऐसी भाषा में रामचरितमानस लिखा ताकि ऐसा व्यक्ति भी पढ़ सके, समझ सके जिसको ज्ञान नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है। इसलिए उन्होंने सरल शब्दों में बात को लिखा। इन्हीं के कंपटीशन में अपनी विद्वता अपने बारे में दिखाने के लिए उन्होंने जानबूझ करके भाषा को कठिन बना दिया। तो मुझे वो बात याद आ गई, बात सीधी थी पर के माध्यम से। तो बहुत ही अच्छी बात हमको इस कविता के माध्यम से सीखने को भी मिलेगी। आइए पढ़ते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। तो बात सीधी थी मगर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहता है कि अपने मन के भावों को सहज रूप से वह अभिव्यक्त करना चाहता था, परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए उसे प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा कि मेरी बात ज़्यादा प्रभावशाली हो जाए, मेरी बात ज़्यादा वजनदार हो जाए, लोग मुझे समझें कि मुझे भाषा का और शब्दों का ज्ञान है। तो बहुत सीधी सरल बात को भी मैंने एक बार इस चक्कर में कि मेरी भाषा प्रभावशाली हो जाए, लोग मुझे विद्वान समझें, मेरी बात वजनदार हो, तो ज़रा टेढ़ी फंस गई, अर्थात भावों की सहजता नष्ट हो गई। कवि कहता है कि मैंने मूल बात को उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया। मैंने कभी नहीं सोचा कि जब मैंने उस भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए, वजनदार बनाने के लिए, ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने के लिए, ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जब मैंने उसमें दुरूह प्रयोग किए, अनावश्यक प्रयोग कर दिए, तो भाषा की सरलता, उसकी सहजता खत्म हो गई, नष्ट हो गई, और वो भाव रह ही नहीं गए जो मैं कहना चाहता था। मैं जो कहना चाहता था वो मूल रूप से रह ही नहीं गए, अब उसका भाव कुछ और निकल रहा था। तो कवि कहता है कि मैंने मूल जो भाव था मेरा, जो मैं कहना चाहता था, उसको कहने के लिए शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को पुनः पुनः बदला। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन फिर उसके रूप को बदलने के बाद तथा शब्दों को उलट
करके जब प्रयोग किया तो कवि की इन तमाम कोशिशों से कि उसका ये काम बच जाए, ये काम बन जाए और फिर भाषा के उलटफेर के जंजाल से वो मुक्त हो सके, परंतु कवि को कोई भी सफलता नहीं मिली। उसके भाषा के साथ साथ कथ्य भी जटिल होता गया, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और पेचीदा होती चली गई। कवि ने कोशिश की कि जो वो कहना चाहता था, जो उसका मूल भाव था, जो सेंट्रल आइडिया था, जो उसने बात कही थी, बात को ज़बरदस्ती बात में पांडित्य डालने के लिए, भाषा को इफेक्टिव बनाने के लिए, भाषा को वजनदार बनाने के लिए उसने जो कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग किया था, तो उससे उसके मूल भाव ही समाप्त हो गए। अब जो कहना चाहता था, जो उसके मन की बात थी, वो जब सामने वाले तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, तो भाषा का अर्थ ही खत्म हो जाता है। भाषा तो वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के मनों के विचारों को जान पाएँ। विचार विनिमय के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। तो जब हमारे मन के विचार, जो हमारे भाव थे, वही नहीं ठीक ढंग से पहुंच रहे, अर्थात जो हम इनपुट दे रहे हैं आउटपुट वो आ ही नहीं रहा, तो कवि ने फिर उसको मूल भाव को पाने के लिए, जो कहना चाहता था कि जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट आए, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, वाक्यांशों को कभी तोड़ा मरोड़ा, कभी छोटे शब्द प्रयोग किए, कभी बड़े वाक्य प्रयोग किए, कई बार उनको एक्सप्लेन भी किया, कई बार उसका अर्थ भी उसने बताने का प्रयास किया और सोचा कि इस तरह से या शायद या तो बात बन ही जाएगी या फिर भाषा से बाहर आ जाए, अर्थात इसके जंजाल से वो मुक्त हो जाए, ये प्रयोग करने से वो पूर्णतया मुक्त हो जाए। इस तरह से उसने कई बार कोशिश की, लेकिन वो नहीं सफल हो सका, उसे सफलता नहीं मिली और बात और भी जटिल हो गई और मामला और भी पेचीदा हो गया, अर्थात और जटिल हो गई और कठिन हो गई बात। अब इस पूरे पद में क्या फैक्ट्स हैं, क्या की पॉइंट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। कवि ने भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया है। कहने का आशय ये मेरे प्यारे बच्चों कि जहाँ सरल बात की जा सकती है वहाँ कृपया सरल बात ही करें, टू द पॉइंट बात करें। बेवजह अनावश्यक भाषा को घुमा फिरा करके जानबूझ करके दुरूह कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उससे भाषा की सरलता, उसकी सहजता नष्ट हो जाती है तथा कभी कभी मूल भाव भी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद ये जो भाषा जो हमने भी पढ़ा कि बात सीधी थी, पर इसमें जो भाषा है वो सरल है, सहज है और साहित्यिक खड़ी बोली है। काव्यांश में मुक्त छंद प्रयोग हुआ है, या यूँ कह लें कि नई कविता है इसका छंद। टेढ़ी फंसना, पेचीदा होना, मुहावरों का सुंदर प्रयोग आपको देखने को मिलता है। साथ साथ में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, तो यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है साथ साथ में। और इसके बाद कुछ इसमें से जो कुछ प्रश्न आए हैं, ये जो साथ साथ है, लेकिन इसमें भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चलेगी। साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें इस पूरे छंद में, इस पूरे पद में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। भाषा के चक्कर से क्या तात्पर्य है? भाषा को जबरदस्त, तो ये देखना है कि भाषा के चक्कर का तात्पर्य क्या है। ऊपर आया था कि भाषा के चक्कर से तात्पर्य है कि भाषा को ज़बरदस्ती अलंकृत करना, भाषा को ज़बरदस्ती भाषा में कठिन शब्दों का प्रयोग करना या उसमें उसको अलंकृत करने के लिए विभिन्न प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग करना, जिससे भाषा के भाव तथा उसकी सरलता नष्ट हो जाती है। कवि अपनी बात के बारे में क्या बताता है? तो कवि कहता है कि उसकी बात बहुत सरल साधारण थी, परंतु वह भाषा के चक्कर में उलझकर जटिल हो गई और फिर उसने उसको बहुत सीधा करने की कोशिश की, लेकिन वो उसके मूल भाव भी नष्ट हो गए और बात पेचीदा होती चली गई। कवि ने अपनी बात को पाने के चक्कर में, अर्थात उसके मूल भाव को पाने के चक्कर में क्या क्या किया? तो कवि ने बात को प्राप्त करने के लिए भाषा को घुमाया फिराया, उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, अर्थात कभी छोटे शब्दों का प्रयोग किया, कभी उन्हीं शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया, कभी वाक्यों का या वाक्यांशों का प्रयोग किया, कभी उसका भावार्थ बताया, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं रहा। इस तोड़ मरोड़ के चक्कर में फलस्वरूप वो बात और पेचीदा होती चली गई। इसके बाद कवि की असफलता का क्या कारण था?
क्यों असफल रहा? तो कवि इसलिए भी असफल रहा कि वह अपनी बात को कहने के लिए भाषा को जटिल व अलंकारिक बनाने की कोशिश करता रहा, उसमें अनावश्यक प्रयोग करता रहा, कठिन शब्दों का प्रयोग किया। इस कारण उसकी बात ने सहजता सरलता खो दिया तथा भाषा और पेचीदा हो गई और मूल भाव भी नष्ट हो गए। चलिए इसके बाद अगला छंद, अगला पद देखते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तमाशबीनों मतलब ऐसे व्यक्ति जो दर्शक हैं, जो तमाशा देखने वाले हैं। शाबाशी का अर्थ है प्रशंसा, प्रोत्साहन। वाह वाह मतलब तारीफ, एप्रिसिएशन। बेतरह मतलब एक शब्द आया, उसे बेतरह कसता चला गया, बुरी तरह से। पेंच आप लोग जानते होंगे, स्क्रू, एक कील जिसके आधे भाग पर चूड़ियाँ बनी होती, अर्थात यहाँ पेंच जो है हिंदी में उलझन भी कह सकते हो। ये किसका प्रतिबिंब है? उलझन का, उलझते जाने का। चलिए अब इस पाठ को पढ़ते हैं, इस छंद को पढ़ते हैं। कवि कहता है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कवि कहता है कि जब उसकी बात पेचीदा हो गई थी तो उसने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा कि वास्तव में समस्या है कहाँ। बजाय इसके वो हल ढूंढने की बजाय और अधिक शब्द जाल में फंस गया। बताया था ना पहले कि वो कभी घुमा रहा था, उल्टा तोड़ा मरोड़ा। तो अगर उसको समझ लेना था कि मूल बात की ये थी, मूल समस्या ये थी, समस्या की जड़ ये थी, कि सरल शब्दों का प्रयोग कर देना था, उसी बात को कह देना था, उसको और आगे फर्दर एक्सप्लेन नहीं करना था, उसी पर जो है सुधार नहीं करने थे, सीधी सरल बात कह देनी थी। तो कवि कहता है कि जब उसकी बात पेचीदा हो गई तो उसने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा, हल ढूंढने की बजाय वह और अधिक शब्द जाल में फंसता चला गया। बात का पेंच खुलने के स्थान पर टेढ़ा होता गया और वो मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, अर्थात उस उलझन को, उस समस्या को सुलझाने के बजाय मैं उसको और बुरी तरीके से उस समस्या में फंसता जा रहा था, पेंच की तरह। और पेंच खुलने के स्थान पर टेढ़ा होता गया, अर्थात भाषा का जो पेंच था, भाषा की जो उलझन थी, ठीक होने के बजाय, सरल होने के बजाय ये और ज़्यादा उलझती गई, टेढ़ी होती गई और कभी उसे अनुचित रूप से बुरी तरह से कसता चला गया। इससे, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी, इस करतब पर, करतब मतलब चमत्कार जो उसने किया, इस करतब पर उसे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। और वो इसलिए कर रहा था कि इस पर जो दर्शक थे, जो देखने वाले लोग थे, तमाशबीन थे, जो तमाशा देखने वाले लोग थे, वो शाबाशी कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे झूठी। और कवि कहता है इस झूठी प्रशंसा को सुन करके वो उस सरल बात को और अधिक कठिन बनाता चला गया। इससे भाषा और कठिन हो गई। शब्दों के प्रयोग पर दर्शक उसे प्रोत्साहन तो दे रहे थे, उसकी प्रशंसा तो कर रहे थे, लेकिन वो वास्तव में बात को काठिन्य की ओर ले जा रहे थे, कठिनाई की ओर ले जा रहे थे, बात को और अत्यधिक उलझा रहे थे। क्योंकि उस मिथ्या प्रशंसा है और मिथ्या प्रशंसा के चक्कर में मुझे बहुत खुशी हुई कि अरे वाह, मैंने तो बहुत अच्छा करतब किया, बहुत अच्छा मैंने वाक्यों का प्रयोग किया, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया, अलंकारों का प्रयोग किया, कठिन शब्दों का प्रयोग किया और लोग वाह वाह कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अगर काश मैं समझ पाता सारी मुश्किलों को बड़े धैर्य से, कि मुझे सीधी बात, सरल बात कहनी थी, तो बात बहुत अच्छी होती। अब यहाँ पर क्या
फैक्ट्स हैं, क्या की पॉइंट्स हैं वो समझ लेते हैं। कवि धैर्यपूर्वक सरलता से काम करना चाहता है और काम करने की सलाह भी दे रहा है। वाह वाह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पेंच कसने के बिंब से कवि का कथ्य जो है काफ़ी इफेक्टिव है, उसने पेंच के माध्यम से बताया। बेतरह विशेष सटीक है, सटीक बात करता है। कर्तव्य शब्द में व्यंग्यात्मकता का भाव निहित है। एक कर्तव्य शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर एक व्यंग कर रहा है कि मैंने ऐसा कर्तव्य कर दिया, चमत्कार कर दिया। इसमें लोकप्रिय उर्दू के शब्द मिलते हैं जैसे कर्तव्य है और बेतरह, साफ, तमाशबीन, इस तरह का प्रयोग किया गया है और मुक्तक है ही। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इस काव्यांश में। कवि की क्या कमी थी, कवि ने क्या ध्यान नहीं दिया, क्या समस्या थी। तो कवि ने अपनी समस्या को ध्यान से नहीं समझा, वह धैर्य खो बैठा था, यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। पेंच को खोलने के बजाय कसना पंक्ति का क्या आशय हो सकता है, स्पष्ट करें, इससे क्या समझते हैं आप, इसके क्या मायने हैं, ऐसा भी आ सकता है। तो इसका अर्थ यह है कि उसने बात को स्पष्ट नहीं किया, इसके विपरीत वह शब्द जाल में उलझता गया, जिससे बात ने अपने भाव भी खो दिए। कवि ने अपने किस कार्य को कर्तव्य कहा है। तो कवि ने अभिव्यक्ति को बिना सोचे समझे उलझाने व कठिन बनाने को कर्तव्य कह करके एक व्यंग किया है कि किसी प्रकार का कोई कर्तव्य नहीं है, उसने व्यंग किया है, व्यंग विधान किया है। उसने व्यंग के माध्यम से कहा है कि अभिव्यक्ति को जितना हो सके सरल और सहज बनाना चाहिए ताकि ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे, और बिना सोचे समझे उलझने वाले व कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी को कवि ने कर्तव्य कहा है। कवि के कर्तव्य का क्या परिणाम हुआ। कवि ने भाषा को जितना ही बनावटी ढंग और शब्दों के जाल में उलझाकर लाग लपेट करने वाले शब्दों में कहा, सुनने वालों द्वारा उसे उतनी ही शाबाशी मिली। तो एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर जो ऑडियंस है उसको ऐसे ही लोग ज़्यादा पसंद आते हैं, तमाशबीन हैं वो, जो शाबाशी दे रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। तो कवि ने भाषा को जितना ही बनावटी ढंग दिया, शब्दों के जाल में जितना उसे उलझाया, जितना ही घुमा फिरा के बात की, यहाँ तक कि उस बात का भाव ही नहीं रह गया, नष्ट हो गया। लेकिन जो तमाशबीन लोग थे, जो सुनने वाले श्रोता थे, उन्होंने उसे उतनी ही शाबाशी दी। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उससे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया और उसी जगह कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत, न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह उससे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। ये महत्वपूर्ण बात है, ये इसको अंडरलाइन कर लें। अब देखते हैं इस पद में, इस छंद में, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि कहता है अंततः वही हुआ जिसका मुझे डर था। सबसे पहले इस छंद में जो शब्दार्थ हैं वो देख लेते हैं। जोर मतलब बल लगाना, चूड़ी मरना, पेच कसने के लिए जो चूड़ी बनी होती हैं उनका नष्ट हो जाना। कसाव मतलब खिंचाव, और चूड़ी मरने के माध्यम से ये भी है, प्रतीक है। चूड़ी मरना मतलब कथ्य का मुख्य भाव समाप्त होना, मतलब जो कहना चाहता था वो भाव ही नहीं रह जाना। कसाव मतलब खिंचाव, गहराई। सहूलियत मतलब सहजता, सहूलियत मतलब सहजता। बरतना मतलब व्यवहार मिलाना, प्रयोग मिलाना। चलिए अब आगे इसको पढ़ते हैं। तो आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि कहता है मैं डर रहा था कि
कहीं इस जोर ज़बरदस्ती से भाषा अत्यधिक दुरूह ना हो जाए और इस बनावटी भाषा के प्रयोग करने से वही परिणाम हुआ जिसको कवि का डर था। जैसे कि पेंच के साथ ज़बरदस्ती करने से, जोर ज़बरदस्ती करने से पेंच की चूड़ी मर जाती है। अगर सोचिए आप स्क्रू ड्राइवर से लेकर के आप स्क्रू को कसते हैं और नहीं कस जाता है, तो आप ज़बरदस्ती फोर्सफुली जब आप उसको कसते हैं, अत्यधिक कसते हैं, तो क्या होता है, चूड़ी मर जाती है। एक सीमा तक आप कसिए और जब चूड़ी मर जाती है तो फिर आप उसको चाहे कितना भी घुमाइए वो घूमता ही रहता है, फिर वो कस नहीं जाता, कसाव नहीं लेता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी वही परिणाम हुआ। कवि ने उसको आवश्यकता से अधिक उसका कसाव किया। किसका कसाव किया? शब्दों का कसाव किया, अर्थात शब्दों को कसने का, उनको रचने का, शब्दों को का प्रयोग करने का, भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए, उसको अलंकृत करने के लिए अनावश्यक शब्दों को इतना प्रयोग में उसने किया कि वो और अत्यधिक दुरूह हो गया, कठिन हो गया। और जिसके जो कभी चाहता कि भाषा प्रभावशाली बने, इफ़ेक्टिव बने, वो अप्रभावी हो गई और परिणाम स्वरूप इस जोर ज़बरदस्ती से, इस जोर आजमाइश से बात की चूड़ी ही मर गई। अर्थात कहने का आशय ये कि उस बात का वो मूल भाव ही खत्म हो गया, मूल भाव ही नष्ट हो गया। जो बात कभी कहना चाहता है, सपोज दैट आप कहना चाहते हैं अपनी माता जी से, माँ मुझे भूख लगी, भोजन दे दो। अब आप इस बात को बिंब प्रतिबिंब के माध्यम से कहें कि आज एक पथिक के होंठ सूख रहे हैं, उसके पेट में चूहे बिल्लियाँ दौड़ रहे हैं, इस प्रकार से विभिन्न प्रतिबिंबों के माध्यम से कहें, एक घोड़ा जो है घास के लिए टकटकी लगा कर देख रहा है। अब इस तरह के बिंब प्रतिबिंब आप अपनी माँ से बोलें, जहाँ आपको सरल बोलना चाहिए, माँ भूख लगी है, खाना दे दो, भोजन दे दो, तुरंत मिल जाता। अब इस तरह के बिंब विधान उस भाषा को अनावश्यक, वो माँ आपकी समझेंगे कि कुछ और बात कर रहा है, तो मूल भाव ही मर गया उस बात का। आप भोजन मांग रहे थे, भोजन के बजाय आपको कुछ नहीं मिला, उन्होंने सोचा कोई और बात कर रहा होगा, उन्होंने नहीं समझा कि ये मेरे लिए कुछ रिलेवेंट बात है, इरिलेवेंट उनको लगी। तो कहने का आशय, हम अनावश्यक रूप से जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, अलंकृत करने के लिए, तो दुरूह हो जाती है, कठिन हो जाती है, अप्रभावी हो जाती है, उसके मूल भाव भी नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार से चूड़ी मर जाती है और भाषा में बेकार घूमने लगती है। अर्थात फिर शब्दों के ये जाल में वो घूमने लगती है बस, और कुछ नहीं होता। बनावटीपन में वो घूमती रहती है उसकी बात, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया, जैसे कील को ठोक दिया जाता है। कभी कहता है मैं भी, अंत में कभी कहता है मैं भी अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका, तो उसने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया। जैसे कील को ठोक देते हैं, गुस्से में आकर के फिर हैमर लेके उस कील को ठोक देते हैं जब वो टाइट नहीं होती। तो अंततः जब मैं असफल रहा तो कभी कहता है कि मैंने उस कील को वहीं कील की तरह उसे ठोक दिया, अर्थात अपनी बात को मैंने वहीं छोड़ दिया। जैसे पेंच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है, वैसे ही मैंने भी अपनी बात को वहीं छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में कवि कहता है कि अभिव्यक्ति बाहर तौर पर कविता जैसी लगती है, ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था न ताकत। कवि कहता है कि ठीक वैसे ही अभिव्यक्ति बाहरी तौर पे, बाहर से तो कविता जैसी तो लगती है कि हाँ कवि कोई बहुत अच्छी कविता कह रहा है, परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं थी, अर्थात कसाव नहीं था। भावों की गहराई, कसाव मतलब भावों की गहराई नहीं थी उसमें, और ना ही उसमें ताकत नहीं थी, अर्थात उसमें सामर्थ्य भी नहीं था। कविता प्रभावहीन हो गई थी। लोग जो सुनने वाले श्रोता थे उन्हें लग तो रहा था कि नहीं कवि कोई बहुत अच्छी कविता पढ़ रहा है, लेकिन उस कविता का कोई भाव ही नहीं रहेगा, परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं थी, शब्दों में सामर्थ्य नहीं थी, ताकत नहीं थी। कविता भावहीन हो गई थी जब वह अपनी बात स्पष्ट नहीं कर सका। तो बात ने शरारती बच्चे के समान, यहाँ मानवीकरण किया गया है बात का, तो बात ने एक शरारती बच्चे की तरह, उपमा अलंकार है, बच्चे की तरह पसीना पोंछते हुए कवि से पूछा कि क्या तुमने कभी भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? क्या तुमने भाषा का प्रयोग करना, उसका सरल प्रयोग करना, उसका सहज प्रयोग करना,
सुविधा से प्रयोग करना कभी सीखा नहीं, जो तुमने भाषा को इस तरह से तोड़ मरोड़ दिया। अर्थात हमको भाषा को जहाँ सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए वहाँ सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, उसमें अनावश्यक रूप से भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए भाषा पर अनावश्यक प्रयोग नहीं करने चाहिए। अब इसमें जो फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। इतने में कवि ने कविताओं पर जो आडंबरपूर्ण प्रयोग किए जाते हैं उस पर व्यंग किया है, आडंबरपूर्ण भाषा पर व्यंग किया है। और यहाँ पर देखिए बात का एक मानवीकरण किया गया है कि बच्चे शरारती बच्चे की तरह, बात का मानवीकरण किया गया है। कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है। कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह, उसमें उपमा अलंकार है। जोर जबरदस्ती पसीना पोंछते में अनुप्रास अलंकार है। बात की चूड़ी में रूपक अलंकार है। कील की तरह ठोकना में भाषा को जबरदस्ती जटिल बनाने का परिचय दिया गया है तथा इसमें मुक्त छंद है। काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। बात की चूड़ी मर जाने और बेकार घूमने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, ये प्रश्न देख लेते हैं। तो बात की चूड़ी मर जाने से, और जैसे कील की चूड़ी मर गई थी तो आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, चोर जबरदस्ती से चूड़ी मर गई। तो इसके बात की चूड़ी मर जाने और बेकार घूमने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, तो कवि कहता है कि जब हम पेंच को जबरदस्ती कसते चले जाते हैं तो अपनी चूड़ी खो बैठता है तथा स्वतंत्र रूप से घूमने लगता है। ठीक उसी तरह से जब हम किसी बात में ज़बरदस्ती शब्द ठूंसे चले जाते हैं, ज़बरदस्ती शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं तो अपना प्रभाव खो बैठता है तथा अपना मूल भाव खो बैठता है और शब्दों के जाल में उलझकर वो बात रह जाती है। इसके बाद अगले पद में दो प्रश्न बन सकते हैं कि भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। तो भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति अपनी बात को सहज तरीके से, सरल तरीके से रखनी चाहिए। शब्द जाल में नहीं उलझना चाहिए, उससे प्रभाव समाप्त हो जाता है और केवल शब्दों की कारीगरी रह जाती है। अर्थात केवल शब्द दिखेंगे लेकिन उसमें जो आप कहना चाहते हैं वो भाव ही समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। फिर बात ने कवि से क्या पूछा तथा क्यों। तो बात ने शरारती बच्चे की तरह, ये जो बच्चा है एक शरारती बच्चे की तरह कवि से बात पूछती है कि क्या उसने भाषा के सरल सहज प्रयोग को कभी सीखा नहीं। इसका कारण यह था कि कवि ने भाषा के साथ जोर जबरदस्ती की थी। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। तो आज का ये वीडियो सेशन यहीं टर्मिनेट करते हैं। आज हमने पढ़ा बात सीधी थी पर, हमने एक कविता ये पढ़ी और दूसरी कविता पढ़ी कि कविता के बहाने इन दिनों कविता संग्रह से ली गई थी तथा बात सीधी थी पर जो कोई दूसरा नहीं इस संग्रह से ली गई थी, कविता संग्रह से। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो सेशन को यहीं टर्मिनेट करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे। समय रहते हुए जैसे मुझे समय मिलेगा मैं उसको आपको आंसर कर दूंगा। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।